अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया अज़्म, बहुत सारा नया कुछ करने का जब आप ठान लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपको नए नए मौके दे देता है। आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं और उम्मीद है कि तमाम आपके मसले खुश उसलूबी से हल हों, अच्छे तरीके से हल हों, अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में करें। जब अच्छी चीज़ों की बात करते हैं तो अच्छी बात को शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। तो आज की अच्छी बातें हैं कि खामोश रहा करो जितना हो सके, इसमें निजात है। क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से ज़ुबान करवाती है। यानी अगर आप कभी भी ये देख लें कि आप किसी के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहेंगे बट ऑटोमेटिकली आपके मुंह से ना लफ्ज़ निकल जाते हैं और फिर आप कहते हैं यार क्या करें हम कंट्रोल। तो वो जो कंट्रोल नहीं कर पाए ना, वो कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो कंट्रोल करना है अगर आप अपनी ज़िंदगी में सीख लेंगे, अगेन वही कि बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। एग्जैक्टली। तो आज के शो में क्या कुछ है, आज का हम आगाज़ ही कर रहे हैं एक सवाल से, एक ऐसा चुभता सवाल जो अब हर पाकिस्तानी की ज़ुबान पे है। क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? डॉलर की कदर में कमी कब होगी? और इस जैसे दीगर सवाल, उनके हम जवाब जानेंगे। माहिर मईशत हफीज़ पाशा साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में आज पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले बॉडी बिल्डर रमीज इब्राहिम से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने 3 मेडल्स जीतकर तारीख रकम की है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। एनईडी यूनिवर्सिटी के शोबा ह्यूमन रोबोटिक का बड़ा कारनामा, पाकिस्तान में बैठकर यूरोप में कामयाब रोबोटिक सर्जरी मुमकिन बना दी। अब ये सब कैसे हुआ, इस पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। और कॉपी राइटिंग इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडिंग जॉब है। आप कैसे कॉपी राइटिंग सीख सकते हैं, आगे चलकर इस पर बात करेंगे। कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर करेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट सेलिंग द गुड्स, सिर्फ बेचना नहीं, लेकिन आप अपनी सर्विसेज भी देके डॉलर कमा सकते हैं। अच्छा, वैसे देखिए आप किसी के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, आप किसी को उस तरह की चीजें, लेकिन पता है कि अब महक उसमें ये कि व्हाट इज द राइट प्लेस टू सेल योर कंटेंट, ये बड़ा जरूरी है जानना। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ डेंटिस्ट खदीजा सुलेमान भी होंगी। उनसे हम जानेंगे कि दांतों को मजबूत कैसे रखा जाए और मसूड़ों से खून आने की वजह क्या है। अच्छा जी, और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, डिस्कशन होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि 39वें वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के तनसाज रमीज इब्राहिम ने क्लासिक कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम करती है। रमीज इब्राहिम से पहले कोई भी तनसाज क्लासिक कैटेगरी में गोल्ड मेडल नहीं जीत सका। रमीज ने मेंस फिजिक कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, इस पे भी हम ज़रा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है वो एक ऐसी चीज़ की बात कर लें। दुख दिया है और क्रिकेट ने तो मतलब समझ नहीं आ रहा, हम 3-0 से हारने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन अब वो होने जा रहा है। और अब सबके जो आईब्रोज है ना वो रेज हो गई होंगी और हर कोई यही कह रहा होगा कि बाबर नाउ इट्स द टाइम टू थिंक। हमने ऐसा नहीं है कि तीनों के ख़राब खेले में टेस्ट मैचेस, हम तीनों कोशिश भी की है, हम नहीं किसी में नहीं, सब में हमने तीनों टेस्ट मैचेस में कमांडिंग पोजीशन पे हम आए हैं। और कमांडिंग पोजीशन पे आते हुए जब हमें लग रहा था कि हम ये जीत सकते थे, हमने पहला टेस्ट भी हारा। हमने पहला टेस्ट ऐसे हारा कि जी हमने बहुत फ्लैट विकेट बना दी और इंग्लैंड ने उस पर रन्स की बरसात कर दी। दूसरे टेस्ट में मिली जुली पिच थी और उसमें जी हम कर सकते थे, लेकिन अगेन फाइनल मोमेंट्स में वी लॉस्ट द कंपोजर, हमने विकेटें खो दी और हम वो चीज़ नहीं कर सके। और इसमें जब पहली इनिंग्स में आप एक ऑपोजिशन जो है आप अच्छा कर जाएं, पहले दिन आप 300 रन्स बना जाएं और उसके बाद ऑपोजिशन की पहली इनिंग्स में आप 5 विकेटें 150 पे निकाल दें, इट्स अ बिग थिंग फॉर यू। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आई एम अगेन सॉरी टू से, आपके बाबर ठीक है, सबके बाबर है, लेकिन आई एम अगेन सॉरी टू से क्रंच मोमेंट्स पे आके कंपोजर लूज कर जाना, क्रंच मोमेंट्स पे जहाँ पे हम उठा सकते थे वो मैच वहाँ पे लूज कर जाना, सर यहीं पे आपकी कैप्टनसी जो है वो शो करती है। एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि हमें समझ ही नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊँ, कल मैं ऑफिस से निकला, ठीक है जी, 4 बज रहे थे, ठीक है, ऑफिस से निकला और मैं घर पहुँचा 5 बजे। मैं ऑफिस से निकला तो पाकिस्तान उस वक्त बैटिंग कर रहा था और जब मैं घर पहुँचा तो इंग्लैंड अपने रन्स इतने बना चुका था कि मुझे समझ में नहीं आया कि विद इन एन आवर हुआ क्या, 1 घंटे में ये माजरा क्या हो गया, जंगल हरा का हरा हो गया।
मतलब कि इंग्लैंड ने इतनी अग्रेसिव खेली। आप फर्स्ट टेस्ट मैच भी आपको याद होगा, पहले ही ओवर से चौके मारना शुरू कर दिए थे नसीम शाह को। सेकंड में भी उन्होंने अग्रेसिव खेला और कल तो मतलब उन्होंने कमाल ही कर दिया। पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि चले यार, 140 150 और हम कुछ कर सकते हैं, कोई 2-4 विकेटें निकाल लें, कोई 5-6 विकेटें निकाल लें तो शायद हम रिस्पेक्टफुली हार जाएं। लेकिन नहीं, कल जो बेन डकेट ने किया है कमाल, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बेन डकेट आए और उन्होंने इतना मारा। दूसरी तरफ हमारी टीम जो है इसी पिच पे वो खेलते तो ऐसा लगता है कि बड़े लड़के ले आए, हम खेलते तो ऐसा लगता है कि हमें खेलना ही नहीं आ रहा। सारी स्विंग, सारी सीम, सारा पिच का डस्ट पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए। दूसरी टीम तो मजे लेने आई है भाई। और देखिए फैसल, हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलने को तैयार ही नहीं है। हमारा जो काम का बर्डन है हम उसको शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। जब हम तैयार ही नहीं है किसी चीज़ के लिए तो हम फिर जीत के लिए कैसे तैयार हैं? उसके लिए तैयारी नॉट इन द सेंस कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, आपको अपना मेंटल लेवल भी वो वाला रखना होगा जो सामने वाली टीम का होता है। मेंटेलिटी शायद हमारे जो प्लेयर्स के ना वो अगेन हुई है कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलनी। पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी जो मैनेजमेंट है ना उसका भी बहुत बड़ा रोल है। सर, आपके कोचिंग स्टाफ ही कह रहा है कि हमें इसी सॉर्ट ऑफ क्रिकेट से अगर रिजल्ट मिल रहे हैं तो नहीं मिलेंगे आपको रिजल्ट। ये इस फॉर्मेट की क्रिकेट आपको याद होगा देखने वालों को, हम दुबई में जिस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, दुबई में हम क्या करते थे कि हम इस तरीके से अपने स्पिनर्स के थ्रू फंसा देते थे अगली टीम को, जिसमें इंग्लैंड को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से हराया, जिसमें सईद अजमल का बड़ा कमाल होता था, अब्दुल रहमान का बड़ा कमाल होता था और हम इस तरह जीत जाते थे। लेकिन भाई अब वो चीज़ नहीं है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। और इसके साथ साथ ये भी एक बड़ा मसला चल रहा है कि जब सारी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं ना तो इंटरनल पॉलिटिक्स खुल के सामने आती है। कुछ ये खबरें भी थीं कि बाबर आजम कल टीम के हमरा ग्राउंड में उतरे ही नहीं थे। अच्छा। उनकी, जी हाँ, वो जब टीम आई तो वो टीम के साथ नहीं आए। उसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, क्या हुआ, बाबर का किससे झगड़ा हुआ, बाबर क्यों नाराज हो गए, ये सब का सब। वही कहते हैं ना महक, जब हम जीत रहे थे तो सारी बुराइयां अंडर द कार्पेट स्वीप हो रही थी, लेकिन जब आप हारना शुरू करते हैं तो फिर चीज़ें खुल के सामने आती है। इट गिव्स मी पेन कि मैं बाबर के हवाले से या किसी के भी हवाले से इस तरह, बिकॉज इंडिया को हराने से लेके वर्ल्ड T20 के फाइनल में जाने तक, इट गिव्स मी पेन कि हम इस तरह, लेकिन जो बात है वो है। और वो बात ये भी है कि क्रिकेट में अगर कुछ नहीं हो रहा, दीगर स्पोर्ट्स में तो कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और हम जैसे बात भी कर रहे थे बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के हवाले से, तो भाई रमीज़ इब्राहिम बॉडी बिल्डर जिन्होंने माशाल्लाह से कामयाबी समेटी है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम रमीज़, गुड मॉर्निंग। पहले तो बहुत मुबारक हो आपको कामयाबी पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि मैं पहला पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर हूँ जिसने पाकिस्तान को 3 कैटेगरीज में वर्ल्ड चैंपियन भी बनाया और साथ मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल पाकिस्तान लेकर आ रहा हूँ। तो मेरे लिए तो मेरा ड्रीम सक्सेसफुल हो गया। ये ख्वाब मैंने आज से 12 साल पहले देखा था कि मैं एक दिन मिस्टर वर्ल्ड बनना है मुझे, और उसके लिए मैंने दिन रात एक करी, बैक टू बैक इंटरनेशनल स्टेजेस जाता रहा। लोग मुझ पर क्रिटिसाइज करते रहे और बहुत इश्यूज हुए, बहुत कंट्रोवर्सीज, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करता हुआ, बड़ी परेशानियों को झेलता हुआ, सबका जवाब किसी को नहीं दिया, बस अपने गेम से सबको जवाब दिया और साबित करा और पहला पाकिस्तानी बना जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड में गोल्ड भी दिलाए 3 कैटेगरीज में और मिस्टर वर्ल्ड भी बना। और रमीज़ भाई, मैं देख रहा था आपकी गुज़िश्ता रात आपने वीडियो अपलोड की थी, आप ना सिर्फ अपना 3 मेडल्स आपने होल्ड किए हुए थे बल्कि एक प्रो कार्ड भी था आपके हाथ में। ये प्रो कार्ड क्या होता है, ये जरा देखने वालों को बताइए, कितना अहम होता है ये? जी देखें, होता ये है कि वो जो मैंने गोल्ड मेडल जीते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में जीते हैं, मैन फिजिक, क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग। ये 3 मेन कैटेगरीज होती हैं फिटनेस इवेंट्स की ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास अब इन तीनों कैटेगरीज में वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड मेडल आ गया, जो जब से पाकिस्तान बना है आज तक कोई नहीं ला सका। वो मैंने कर दिया है, अब हिस्ट्री बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ ये कि वहाँ पे टाइटल फाइट होती है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जब सारे विनर्स निकलते हैं तमाम कैटेगरीज के ना, हर वेट की कैटेगरी में 85 किलोग्राम में मैंने अपनी क्लास विन की थी। तो हर क्लास का एक विनर होता है, 60 केजी से लेके 100 केजी तक का। तो फिर उनकी टाइटल फाइट होती है
तो जब टाइटल फाइट होती है उनमें से एक विनर निकलता है, वो मिस्टर कहलाता है, मिस्टर वर्ल्ड। उसको प्रो कार्ड देते हैं। तो जो उन बेस्ट प्लेयर होता है उन तमाम प्लेयर्स में से वो प्रो कहलाता है। अब वो प्रो होने के बाद उसको बेनिफिट्स ही होते हैं कि अब जैसे नेक्स्ट इवेंट होगा मिस्टर यूनिवर्स, तो उसमें मुझे जो है वो फेडरेशन की तरफ से जो है एक तो वीजा की तरफ से बड़ी आसानी होगी क्योंकि वो यूरोप में होते हैं और मैं प्रो कार्ड मेरे पास है तो मुझे वीजा इजीली मिलेगा यूरोप का। और दूसरा मेरी जो टिकट जो आने जाने का होगा वो फेडरेशन पे करेगी। और दूसरा अगर मैंने मजीद एक प्रो और ले लिया तो फिर जो है मैं ओलंपिया एक इवेंट होता है उसके अंदर वो मुझे compete करने देंगे। सही है, ठीक। अच्छा रमीज, आपने क्रिटिसिज्म की बात की तो मैं चाहूंगी कि हमारे नाजरीन भी ये जाने और हम भी ये जाने कि किस तरीके से आपको क्रिटिसाइज किया गया, क्या वो क्रिटिसिज्म था जो कि जिसकी आपने बात की है अभी? बस होता ये था कि एक्चुअली मैं तैयारी अच्छी करता था, मैं क्लासिक फिजिक की तैयारी करता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हर साल तैयार होता था और अच्छी कंडीशन होती थी, परफॉर्मेंस भी अच्छी होती थी। मगर कुछ हमारे अपने ऑफिशियल्स और कुछ हमारे अपने ही लोग उसमें शामिल होते थे कि मुझे हराने के लिए कभी कोई मेरा वीजा रुकवा देते थे, कभी कहते थे कि हम आपको आजमा रहे हैं, कभी एंट्री नहीं डलवाई मुकाबले के अंदर, कभी जीत गया तो आपने वो ड्यूरिंग पोजिंग कॉस्ट्यूम को टच किया, कभी रात में लोडिंग गलत करा दी। तो करते ही है कि मतलब किसी ना किसी तरह से मुझे बस मेडल ना मिले, मैं सक्सेसफुल ना हूँ, मैं अपने मकसद में कामयाब ना हूँ। फिर ये इश्यूज चल रहे थे, फिर साथ साथ फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए थे क्योंकि मैं पिछले 7 साल से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो सब अपनी जेब से करता हूँ। तो वो करते 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 अब इस हाल को पहुंच गया था कि रमीज भाई ये मेरे पास कुछ भी नहीं था जाने के लिए, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ आया। स्पोर्ट्समैन की निशानी है कि उसके लिए कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, चाहे वो तैयारी कर रहा हो किसी मुकाबले की या फिर वो उसकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हो, लेकिन आपने दोनों चीज़ें कर ली। अब मुझे ये बताइए रमीज़ भाई, हमारे यहाँ एक तो लोग क्रिकेट को बड़ा फॉलो करते हैं, लेकिन अगर मैं मोहतात अंदाज से कहूँ तो हॉकी नहीं, फुटबॉल नहीं, दीगर चीज़ें नहीं, हमारी यूथ बहुत बड़ा बल्ज है जो कि जिम्स में जाती है, वो बॉडी बिल्डिंग को बड़ा प्रेफरेंस देती है। उनके अपने अपने, किसी को भाई सिर्फ शशके मारने, किसी को मुकाबले में उतरना है, किसी को अपने आप को फिट रखना है, रीज़न कोई भी हो, बहुत बड़ी नौजवानों की तादाद जिम्स का रुख करती है। अब उसमें होता यह है कि नौजवान जल्दी जल्दी के चक्कर में, और इवन जो एथलीट भी हैं वो भी कभी कभी मुकाबले के जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ ममनुआ अशिया ले लेते हैं। किसी को कोई सजेस्ट कर दिया कि यार तुम ऐसा करो, ये कर लो, तुम ऐसा वो कर लो। हाँ जी, रमीज भाई थोड़ा एजुकेट करें हमारी यूथ को कि जी आपने अगर आपने ये स्पोर्ट्स खेलना है या अगर आपने फिट भी रहना है, शॉर्टकट कोई नहीं है, मेहनत है। बिल्कुल ऐसे ही है, शॉर्टकट कोई नहीं है। ये लड़कों ने ऐसा समझ लिया है कि शायद रमीज भाई या डिफरेंट बॉडी बिल्डर्स जो है अगर वो प्रो लेवल पे जीत के आ रहे हैं या कंपटीशन कम्पीट करने जा रहे हैं और उनके इतने अच्छे मसल्स हैं और हैवी है, तो भाई मुझे वर्कआउट करते हुए 15 साल हो गए। अच्छा। और मैंने 15 साल बेइंतहा डाइट की है, बेइंतहा दिन रात मेहनत की है, उसके बाद जाके मैं इस मसल पे और इस क्वालिटी पे आके पहुंचा हूँ। कोई मैं 6 महीने में 3 महीने में नहीं बना, ना मैंने कोई शॉर्टकट लिया है। ठीक है। तो खुदारा एक तो नीम हकीम खतरा जान से बचें। जो ट्रेनर्स आपको मिल गए हैं जिन्होंने एक छोटे मोटे कंपटीशन में कम्पीट किया और जिम बना लिया और ट्रेनर्स बन गए, उनसे बचें क्योंकि वो करते कुछ नहीं है, वो सिर्फ फोन करते हैं मार्केट्स में कि भाई लड़के को बल्क करना है, लड़के को श्रेड करना है, क्या तू वो मार्केट में बेचने वाला तो बोलेगा भाई ये दे दो, वो दे देते हैं। जी जी। तो बात ये है कि ऐसी उल्टी सीधी चीजें यूज ना करें, अपना फोकस रखें ट्रेनिंग पे, डाइट पे और कंसिस्टेंसी पे। सही। आज मैं कामयाब हुआ हूँ तो इन 3 चीजों से हूँ। ठीक है रमीज, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू का एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। अगेन आपको बहुत मुबारक हो और आगे जो भी आपकी मंजिलें हैं उसमें अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबी अता करे। जरा आगे बढ़ते हैं, मुहिम जोई का शौक है और डेजर्ट एडवेंचर भी आपने करना है, तो फिर अचरोथल की सैर आपको करवाते हैं। शायान सलीम की खुसूसी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे सफ़ेद सहरा के अनमोल नज़ारे, तो ज़रा देखिए रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 5 सहरा हैं जिनमें अचरोथल कई लिहाज से मुनफरिद है। एक चीज तो ये कि यहाँ की जो मिट्टी है वो सफेद है, और दूसरा ये कि इतने ऊंचे मिट्टी के टीले कहीं और नहीं देखे गए।
अचरोथर में टूरिज्म को फरोग देने के लिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कुछ काम किया गया है। वो क्या है ये भी हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, और यहाँ के हसीन नज़ारे कैसे हैं, यहाँ डेजर्ट एडवेंचर कैसे हो सकता है, ये सब इस रिपोर्ट में जानेंगे। कंक्रीट के जंगलों से बहुत दूर मस्नूई और मशीनी जिंदगी से बाहर निकलकर सहरा का अपना जुदागाना हुस्न देखना है तो फिर अचरोथर के सफेद सहरा का फितरी हुस्न देख लें। चमकता आसमान, रेत के पहाड़ ही पहाड़, बला की खामोशी। इस रेगिस्तान में आकर आप जिंदगी के झमेलों को भूल जाएंगे। सहरा के हसीन नज़ारे अपनी जगह, मगर डेजर्ट तक ले जाने वाले रेतीले और दुश्वार तरीन रास्ते भी टफ एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर है। बल खाते रास्ते हैं ना, बल खाते रास्तों ने जहां सफर को चार चांद लगाए, वहीं सहरा की नरम रेत पर सुकून के लम्हात गुजारने का भी अपना ही मजा है। स्किलफुल ड्राइवर है भाई। डेजर्ट एडवेंचर और ऑफ रोड कैंपिंग का शौक जो रखते हैं, मेरा दावा है इस सफेद रेगिस्तान के शहर में वो यहाँ आएंगे तो जकड़े जाएंगे। एक बार आएंगे तो बार बार यहाँ का रुख करेंगे। ऐसी जगह पर हम हैं जहाँ ना बंदा है ना कोई पोल्यूशन है। आप चेक करें, यहाँ पत्थर तक नहीं है इस मिट्टी में। मैं ये बात अभी कह रहा था कि ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे है ना कोई रिफाइन करके ना मिट्टी भर दी गई हो, यानी कि जिस तरह हम छानते हैं ना कोई चीज, इस तरह ये पत्थर इसमें से अलग करके ना ये मिट्टी यहाँ ला दी हो और उसमें कोई पत्थर नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये मैं काफी देर से यही महसूस कर रहा हूँ कि कोई ऐसी मोटी चीज मेरे हाथ लग जाए इस रेत में, लेकिन ये देखें कुछ ऐसा नहीं है और चमकती हुई रेत है। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है और ऑफ रोड ड्राइविंग की सलाहियतों को आजमाना है तो फिर उसे अचरोथर ले आए। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये समंदर है और ये रेत इसके ऊपर लहरें बन रही हो। सिंध में और भी डेजर्ट है, पंजाब में भी है, बलोचिस्तान में भी है, लेकिन ये तो अल्लाह ताला की शान है और हमारे सिवा यहाँ कोई भी नहीं। हम ऑफ रोडिंग भी कर रहे हैं। इतने बड़े मिट्टी के टीले, इसके नीचे उतरो तो कई वक्त लगता है। वक्त से मुराद ये कई मिनट्स लग जाते हैं। हम समझते हैं कि ये छोटा है, लेकिन नीचे जब जाते जाते तो ये नीचे जाता है टीला, और फिर ऊपर जाते तो फिर सांस फूलने लगता है। इतने ऊंचे ये मिट्टी के टीले हैं, यानी कि 20-20 फीट, 15-15 फीट से ज्यादा इनकी हाइट है, और इसी तरह ये फिर नीचे जाते हैं। इस एरिया के अंदर बड़ा पोटेंशियल है कि इसमें हम अगर जो ये मोटर स्पोर्ट्स है उसको अगर हम प्रमोट करें। यहाँ की जो सैंड ड्यून्स हैं बहुत ही दे आर डिज़ाइन नेचुरली इन अ वे कि यहाँ पे बड़ा अच्छा जो है इवेंट हो सकता है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ देने की बड़ी जो है अच्छा ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि जो लोग जाते हैं दुबई या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में फॉर डेजर्ट सफारी, अगर हम इस पोटेंशियल को अगर हम ज़्यादा डेवलप करें तो मेरा ख्याल है लोग ऑल ओवर पाकिस्तान, जैसे यहाँ के लोग नॉर्थ जाते हैं, नॉर्थ के लोग यहाँ पर आएंगे, पंजाब से आएंगे, केपी से आएंगे, और ये बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे हम करवा सकते हैं। यहाँ पे ठंड में ठंडे मौसम का एक अलग लुत्फ़ है।
यहाँ पे बॉन फायर्स वगैरह हो सकती हैं, और गर्मियों का एक अलग जो है इसका एक अपना मज़ा है। थोड़ी सी जो है रेत डिफरेंट है, यानी आपकी जो दूसरी जगह पे हम ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं, हर जगह के आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। यहाँ का मुझे जो एक्सपीरियंस लगा बहुत ही डिफरेंट लगा, और इनफैक्ट यहाँ पे ज़्यादा मुझे मज़ा आया। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को यहाँ इस जगह को प्रमोट करना चाहिए। हमारे पास पाकिस्तान में हर तरह की ट्रेन्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। आप नॉर्थ की तरफ चले जाएं, वहाँ पे अलग जो ड्राइव ट्रेन आपको मिलेगी, आप सिंध में आप आएँ ड्राइव ट्रेन डिफरेंट मिलेगी। तो यहाँ पे जो मैं समझता हूँ ऑफ रोडर्स जो लंबे रूट पे नहीं जाना चाहते, उनके लिए ये पैराडाइज है। इट्स लाइक अ हेवन फॉर देम। यहाँ मिट्टी के अलावा भला और क्या हो सकता है, लेकिन रेत के इस दरिया में पानी भी मिलता है। जगह पे इतना मीठा पानी, इतना शफाफ शीशे जैसा पानी हमें मुयस्सर हुआ है, और इतना मज़ा आया पानी पीने में, हमें सुकून मिला कि जैसे कोई कुदरत ने एक हमें तोहफा दिया है। रास्ते चलते हैं साल इंतज़ार करते हैं कि अच्छा उतर जाए तो हम वहाँ की रात गुजारें, शाम गुजारें, सुबह सूरज निकलते हुए देखें। जो मज़ा यहाँ है ना, एक नशा है। मैं आपको सही सयाहत मौसम की मुनासबत से की जाए तो फिर ट्रिप में थकावट और बेजारियत का एहसास नहीं होता। अछड़ो थराने का बेहतरीन मौसम सर्दी है। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ शायान सलीम, समा, अछड़ो थर। वेलकम बैक वंस अगेन। कॉपी राइटिंग इस वक्त दुनिया में डिमांडिंग जॉब है। एक कंपनी की तरक्की बहुत हद तक कॉपी राइटर्स पर मुनहसर होती है। कॉपी राइटर ही किसी कंपनी की सेल्स बढ़ाता है, और कॉपी राइटर एक कंपनी के लिए इश्तहारात और प्रमोशनल मटेरियल लिखने का एक ज़रिया होता है, एक तरीक़ाकार होता है। कॉपी राइटर्स इस वक्त मुआवजा भी ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि वो एक प्रोडक्ट को बेचने का जादू और आर्ट जानते हैं। उन्हें पता होता है कि मार्केट को किस तरह से हिट करना है, अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से सेल करना है, और किस तरह से लोगों के माइंडसेट को अपनी प्रोडक्ट के हवाले से बनाना है, यानी कि लोगों को किस तरह से टारगेट करना है। ये कॉपी राइटर बहुत बेहतर तरीके से जानता है। एब्सोल्युटली। तो कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको, और होप कि आप अच्छा कर रहे होंगे। शहजाद, जब भी हम इंटरनेट से कमाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहनों में क्या चीज़ आती है? हमारे जहनों में आता है कि जी प्रोडक्ट सेल कर दें और आप कमाना शुरू कर दें, ऑनलाइन बाज़ार शुरू कर दें और वो कमाना शुरू कर दें। लेकिन ये सिर्फ इसी हद तक महदूद नहीं है, बल्कि बहुत सारी नई जहतें हैं कि जिनमें आप काम कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न। तो शहजाद, मुझे बताएं कि इस डिसिप्लिन में हम कैसे एंटर हो सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्टार्ट कैसे करें? बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से आपने मेंशन किया कि मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स हैं हमारे पास कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें कॉपी राइटिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट हाई इनकम स्किल है। और इसको स्टार्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपकी इंग्लिश पे अगर अच्छी ग्रिप है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो आप यू कैन बी ए कॉपी राइटर। उर्दू में भी कॉपी राइटिंग की जाती है, लेकिन अभी पाकिस्तानी कॉपी राइटिंग इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। लेकिन बाहर के ममालिक में, अमेरिका में या कनाडा में, वहाँ पे कॉपी राइटर्स की बहुत डिमांड है। अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है तो यू कैन स्टार्ट आउट। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, दे कैन बिकम कॉपी राइटर्स। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं शहजाद, आपने कहा ना कि अगर आपके पास डिग्री है आप कॉपी राइटर बन सकते हैं। ये ठीक है, आपने डिग्री हासिल कर ली, आप कॉपी राइटर बन गए, लेकिन जॉब आपको किस तरह मिलेगी? क्योंकि हमें एक होता है कि जी एक टाइम पे, जैसे कि मैं मिसाल देती हूँ, इंजीनियरिंग का बड़ा स्कोप था जी कि हर कोई इंजीनियर बनता जा रहा है इंजीनियर, लेकिन अब हमने देखा कि इंजीनियर्स को कोई नौकरी ही नहीं मिलती। अगर हर कोई कॉपी राइटर बनना शुरू कर दे तो यकीनन एक वक्त वो भी आएगा कि किसी को जॉब ही नहीं मिलेगी। तो आप प्लीज़ मुझे इस हवाले से भी गाइड करें। ज़रूर। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग को मेंशन किया। बाय द वे, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर माई सेल्फ। 2015 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी फ्रॉम यूआईटी लाहौर, और उसके बाद आई वेंचर्ड इनटू कॉपी राइटिंग। और कॉपी राइटिंग जब आप ऑनलाइन करने जाते हो तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिस तरह से कुछ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसमें मुख्तलिफ टीयर्स होते हैं इनकम के। आप पाकिस्तानी लोकल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप एजेंसीज़ जो हैं, मार्केटिंग की एजेंसीज़ होती हैं जो एड्स चला रहे हैं और मार्केटिंग कैंपेन्स बना रहे हैं, उनके साथ जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फाइवर, अपवर्क और पीपल पर आर वगैरह, वहाँ पे आप डायरेक्ट फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। और कुछ डायरेक्ट अप्रोचेज हम लोग यूज़ करते हैं, डायरेक्ट पिच करते हैं लोगों को, मल्टीपल 7-8 फिगर ब्रांड्स को,
और उनके साथ हम 1-on-1 डायरेक्टली मंथली बेसिस पे, रिटेनर बेसिस पे काम करते हैं। तो ये 4 मुख्तलिफ टीयर्स हैं। तो अगर कोई भी कॉपी राइटर बनना चाहता है तो वो कहीं ना बेशक ज़ीरो से स्टार्ट कर ले, लोकल इंडस्ट्री से, या फिर एटलीस्ट फाइवर या अपवर्क या फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट। शहजाद, और जहाँ तक आपकी बात है जी नहीं प्लीज़ आप कंप्लीट कर लें, देन आई विल गिव यू द क्वेश्चन। हाँ, जहाँ तक आपकी बात है अबाउट द फैक्ट के मार्केट में सैचुरेशन, तो मार्केट में बड़ी अभी कंपैरेटिवली कम सैचुरेशन है, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू। पाकिस्तान में अभी मैंने ये बात करनी शुरू की थी 2020 में, तो इट इज़ रिलेटिवली न्यू। अभी अमेरिका में मैं रिसेंटली देख रहा था कि पता नहीं 3 मिलियन से ज़्यादा बिजनेसेस हर साल नए आ रहे हैं। तो आपको 3 मिलियन बिजनेसेस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक बिजनेस चाहिए जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार होगा, और यू विल बी मेकिंग इंशाल्लाह 3 से 5,000 डॉलर्स अ मंथ, विच इज़ अ वेरी गुड इनकम कंसिडरिंग इफ यू लिव इन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। शहजाद, कंटेंट राइटिंग जब भी हमारे जहन में आती है तो अब वो कौन कौन से बिजनेसेस के लिए करनी होती है? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो लिखना तो उन्हें आता है और जानते हैं, लेकिन जब हम किसी प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट के लिए कंटेंट लिखते हैं या फिर उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए कंटेंट लिखते हैं या वट एवर द केस में भी, तो हमें अपने आप को समेटना होता है। इस पर्टिकुलर काम के लिए हमारा स्किल सेट क्या होना चाहिए? सही। अच्छा, इसमें यह है कि आपने कंटेंट राइटिंग का चूँकि मेंशन किया है, अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से बताता चलूँ कि कॉपी राइटिंग में आप एक्शन ड्राइव करवाते हैं, लिखते हैं तो भी सेल जनरेट करवा ली, लिंक पे क्लिक करवा लिया किसी पे। कंटेंट में आप इन्फॉर्म करते हैं कि भी किसी को 5 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, फॉर इंस्टेंस इट इज़ अ ब्लॉग पोस्ट, आप इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, और जब व्हेन इट कम्स टू कॉपी राइटिंग, व्हेन इट कम्स टू सेलिंग समथिंग या व्हेन इट कम्स टू मेकिंग समवन टेक एक्शन बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रिटन, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 चीज़ें। पहले हम करते हैं रिसर्च, पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में, उसके अवतार के बारे में काफ़ी रिसर्च करते हैं कि इसकी क्या होप्स और ड्रीम्स हैं, इसके क्या फेलियर्स हैं, ये ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहता है, ये आउटकम क्या चाहता है। ये जब हम सब रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद व्हाट वी डू इज़ हम उसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसका, कि जी पहले मैं इसकी अटेंशन ग्रैब करूँगा, फिर मैं इसकी को एजिटेट करूँगा, इसकी प्रॉब्लम को इग्नाइट करूँगा, उसके बाद फिर आई विल प्रेजेंट देम अ सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो वो फिर जो रिसर्च हमने की होती है उसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं इनटू दी स्ट्रक्चर्स, और फिर हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट कॉपी का तैयार हो जाता है। ठीक है शहजाद, बेहद शुक्रिया, अब हमारे साथ मौजूद है गुफ्तगू। सो अगेन वही बात है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ आपने दिल लगा के करना होता है। अगेन ये कॉपी राइटिंग की इस वक्त बड़ी डिमांड है मार्केट में, सीखना भी अगर आपको पड़ता है तो जाइए सीखिए और कमाइए ऑनलाइन। अच्छा जी, हम वेलकम बैक। अब बात करेंगे धुंध की। सर्दियों में मोटरवेज पर एक बड़ा मसला धुंध का होता है। हद निगाह कम होने के बायस हादसात हो जाते हैं। धुंध में कमी कैसे लाई जा सकती है ताकि हादसात से बचा जा सके, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसपी आतिफ शहजाद साहब। आतिफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, हम हमेशा देखते हैं कि जब भी सर्दियां आती हैं धुंध का राज होता है और जो मोटरवे पर होती है हद निगाह इंतहाई कम हो जाती है, इसलिए आप लोगों की तरफ से तो हमेशा लोगों को हिदायत जारी की जाती है जी कि बिला ज़रूरत ना निकलें, बिला ज़रूरत सफ़र ना करें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। लेकिन सर इस दफ़ा क्या हमने कोई चेंजिंग्स देखी हैं रूल्स में लोगों को अवेयर करने के हवाले से कि किस तरह से आप लोगों को बेहतर तरीके से अवेयर कर सकते हैं कि लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आईजी खालिद महमूद साहब की इस दफ़ा ज़ीरो एक्सीडेंसी के तहत मोटरवे पुल में खुसूसी जो इक़दाम लिए हैं में हमने बहुत कंपेन चलाई हैं कि भी बिल्कुल किसी भी सूरत में एक्सीडेंट ना होने पाए। इस कंपेन को लिए बार बार लोगों से रब्ता करते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं जी जी कि भी आप गैर ज़रूरी सफ़र करें। आपको पता है कि इंसान को सफ़र भी करना पड़ता है, तो अगर सफ़र का ज़रूरी है तो आप अपने सफ़र की टाइमिंग को तब्दील करें। पहले रूटीन में जब फॉग का सीज़न नहीं होता, आप 24 घंटे में से जब भी चाहें सफ़र कर सकते हैं, लेकिन फॉग के समय आप अपने आप को थोड़ा सा स्केड्यूल और जी जी अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए।
इसी तरह से जो हम लोगों से जो अब इंटरेक्शन होता है तो हम दूसरी जो उनको गुजारिश करते हैं, सफ़र करने से पहले आप हमारी हेल्पलाइन 130 और एक ऐप है जो कि नेट पे अवेलेबल है हम सफ़र के नाम से, वहाँ से आप अपनी सिचुएशन को चेक कर लें कि भी मोटरवे खुली है, वहाँ पे फॉग की क्या सिचुएशन, अदर देन मोटरवे फॉग के भी कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट की वजह से या कोई और जो भी हो, जो भी रोड के ऊपर परेशानी है उसके मतलब मुकम्मल रहनुमाई हम सफ़र ऐप पे आपको अवेलेबल है 0 पे। इसी तरह से अब सफ़र से पहले आप अपने कर लें, क्योंकि फॉग का फिनोमेना एक नेचुरल है और वो एक मौसम में तब्दीली है, उसको अवॉइड तो किया नहीं जा सकता जो इस वक्त हालात है। उसमें हम जो एहतियाती तदाबीर हैं वो लेके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और खासतौर पर इसमें जो बार बार एक चीज़ आती है वो है आपकी स्पीड को आप कम करें, और आपकी जितनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी है उतनी ही स्पीड को आपने रिड्यूस करना है। जी। और इन दोनों चीज़ों को आप आपस में मिला के फिर आप जब तक विजिबिलिटी आपकी बेहतर नहीं होती और उस वक्त तक आप जो है एक्सीडेंट का खतरा अवेलेबल होता है। सही, ठीक। आतिफ साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जाहिर सी बात है धुंध एक नेचुरल है और इंसान तो धुंध में कमी नहीं लेकर आ सकता ना, इंसान कैसे कमी लाएगा। सर आप मुझे ये बताएं कि हमने पिछले दिनों ये भी खबरें सुनी थी कि मोटरवे पर एक लिमिट मुकर्रर कर दी गई है कि इस लिमिट स्पीड से आपने आगे नहीं जाना और इतनी ही लिमिट में आपने गाड़ी चलानी है। सर ये नाफिजुल अमल हो चुका है या भी इस पे काम जारी है, और वो लिमिट क्या है? जो लिमिट्स हैं, जो पुरानी अवेलेबल लिमिट्स हैं उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है। और जो जिस तरह आपने अभी फरमाया जो नई लिमिट्स आई हैं उसमें भी शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मसलन लाहौर से इस्लामाबाद का जो मोटरवे है इसमें लिमिट तब्दील नहीं हुई, यानी कि जहाँ पे 3 लेन मोटरवे है वहाँ पे स्पीड वही 120 और 110, यानी कि 120 LTV के लिए और 110 HTV के लिए। ठीक है। लेकिन जो 2 लेन मोटरवेज हैं जैसे M3 है, M4 है, वहां पे स्पीड को रिड्यूस किया है। और उसके मुताबिक आप समझते हैं जब भी मोटरवे पुलिस अपनी रूल्स रेगुलेशन में या कोई भी कैंपेन लॉन्च करती है तो उससे पहले रिगरस ब्रीफिंग सेशंस किए जाते हैं, लोगों की अवेयरनेस को इंक्रीज किया जाता है ताकि कल को लोग इस चीज़ पे एतराज़ ना करें कि जी हमें प्रॉपर इसकी ब्रीफिंग नहीं थी, हमें इसके मतलब नॉलेज नहीं था इसलिए हम वायलेशन करें। हाँ, ये अगर हम लाहौर से शुरू करें, ठोकर से लेकर बाबू साबू, ये तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर का एरिया बनता है, यहाँ पे भी स्पीड को रिड्यूस किया गया है। और उसकी रीज़न सिंपली ये है कि आप समझते हैं कि जो मुल्तान से ट्रैफिक आता है और बहुत सारा ट्रैफिक जिसने ये बाबू साबू से एग्जिट कर जाना है बंद रोड की तरफ और ये मंडी और इस तरह से, तो बहुत सारा लोकल ट्रैफिक उसमें अवेलेबल होता है। और आमतौर पर इस एरिया में ट्रैफिक का वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से ये फिजिबल ही नहीं है कि वहाँ पे 120 की स्पीड को मेंटेन किया जाए। तो एक ये पोर्शन है जहाँ पे स्पीड को रिड्यूस किया गया, बाकी यहाँ पे है वहाँ पे स्पीड को कम किया गया और वो भी 10 किलोमीटर यानी कि 100 तक आप जा सकते हैं। ठीक है। बाकी 3 लेन मोटरवेज जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आपकी स्पीड को डिस्टर्ब नहीं किया गया। ओके, ठीक है सर, बेहद शुक्रिया। आतिफ साहब मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अगेन आप हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं, मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ एहतियात करें, अपनी स्पीड को लिमिट करें। देर से पहुंचना ना पहुंचने से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, वेलकम बैक वंस अगेन। अब बड़ी दिलचस्प खबर हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं कि जब से एलन मस्क ने ट्विटर ख़रीदा है, हर रोज़ एक नई खबर सामने आ रही है जो सार्फिन को परेशान कर देती है। अब नई पाबंदियाँ आयद कर दी गई है, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक शेयर करने पर अकाउंट आपका मुअत्तल हो सकता है। अच्छा, ये आपको पता है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अब किसी ने कोई बात फेसबुक पे की है, किसी ने कोई पोस्ट इंस्टाग्राम पे लगाई है, सो इट वाज ईजियर कि आप उसको लिंक कर दें। ट्विटर के लिए
लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई, अब ऐसा अच्छा। और ये भी नहीं कि कोई मुमानियत है, सीधा अकाउंट मुअत्तल। वही अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो कि कॉपी पेस्ट पे बड़ा यकीन रखते थे। मैं कुछ लोगों को बड़ा जानती हूँ फैसल। नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुने, वो वहाँ का कंटेंट उठा के कहते थे जी कि ये हमारा है। देखो बात ये है कि आप ठीक है, आपने ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सरके वाली बात, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक अगर आपने इधर से करके इधर कर दिया है, ख़ास तौर पे देखें ट्विटर का एक प्रॉब्लम यह है कि ट्विटर इज़ मिनी ब्लॉग साइट, और उस पर आप 240 कैरेक्टर्स हैं, 270 कैरेक्टर्स हैं, सॉरी, तो आप उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो लोग क्या करते थे, वो फेसबुक पे ज़्यादा लिख के उसका स्क्रीनशॉट लेके वो करते, लेकिन भैया बाबा अब नहीं कर सकते, मोहतात रहना पड़ेगा। ना सिर्फ ट्वीट बल्कि अकाउंट भी हटा दिया जाएगा इस नई पॉलिसी के बाद। जो सारिफ हैं ट्विटर पर इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक या जो यूज़र नेम है उसको शेयर नहीं कर सकते। और जो ट्विटर से जुड़ी एक और मज़ेदार जो खबर है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। एलन मस्क को CEO के ओहदे से दस्तबरदार होने के लिए वोट दे दिया गया है। और एलन मस्क ने ट्विटर पोल करवाया था कि आया उन्हें ट्विटर के सरबराह के तौर पर काम करना चाहिए या ओहदा छोड़ देना चाहिए। सार्फिन जो भी फैसला करेंगे वो कबूल होगा। सार्फिन जो है पोल में 17 मिलियन से ज्यादा सार्फिन ने वोट किया है, 57.5% ने हाँ में जवाब दिया है। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बेइज्जती तो कभी किसी की नहीं होगी। कि 17 मिलियन का मतलब ये है कि 9 साढ़े 9 मिलियन अराउंड या फिर 8 साढ़े 8 मिलियन, हाँ ऐसे ही उन्होंने कहा है कि जी मेहरबानी हाथ जोड़ लिए ना, बल्कि 8.5 मिलियन से भी ज्यादा। जबकि 42% से पैसे अफराद है जिन्होंने एलन मस्क को ऐसा करने से हाँ, वो 42% मजीद कोई तफरीह लेना चाह रहे होंगे, वो देखना चाह रहे होंगे कि अच्छा और मजीद क्या मस्खरापन हो सकता है, मस्खरापन हो सकता है। सो अब देखना ये जी कि एलन मस्क अपनी बात पे कायम रहते हैं, यानी उन्होंने कहा था कबूल होगा, तो ये फैसला उन्हें कबूल है या नहीं ये तो आने वाला वक्त आएगा। जरा हम आगे बढ़ते हैं। वक्त बदल रहा है लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि साल से हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, जिनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज करते चले जाते हैं और हम ध्यान कब देते हैं, जब वो बीमारी बढ़ जाती है। ऐसी ही कुछ बीमारियां हमारे दांतों से जुड़ी हैं। जब तक हमारे दांत बिल्कुल सही होते हैं जी हम कहते हैं ओके कुछ नहीं हुआ, यानी हम उसको 6 महीने या साल पे जाकर डॉक्टर से चेक करवाने की जहमत नहीं करते। अगर दांत खूबसूरत होते हैं, सेहतमंद होते हैं, तो आप फिर अच्छा खा भी सकते हैं और आप अच्छे दिख भी सकते हैं। दांतों की हिफाजत कैसे की जाए और क्या खाया जाए जिससे आपके दांत मजबूत हों, इसके अलावा जो आपके गम्स हैं उससे अक्सर हमने ये शिकायत सुनी होगी आपने अपने घर में किसी एक भी बंदे से जिनकी ब्लीडिंग जो है वो गम्स से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है। हर उम्र के अफराद में ये मसला पाया जाता है, ये कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती है, ये बच्चे, टीनेजर्स, यंगस्टर्स या फिर जो सीनियर लोग होते हैं उनमें भी ये मसला होता है। हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं जी ठंडा पानी यूज़ कर लें, फलाना टूथपेस्ट यूज़ कर लें, ये कर लें, वो कर लें, घरेलू टोटका कर लें, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाने की ज़हमत नहीं करते। किन किन वजूहात से मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है और इसका इलाज क्या है। हमारे साथ मौजूद है डेंटिस्ट डॉक्टर खतीजा सुलेमान, उनसे आज हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम खतीजा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा खतीजा, मुझे ये बताएं कि जो हमने ये बात की ना कि आपके दांत कमज़ोर हो गए, दांत कमज़ोर होते हैं तभी आपके गम से ब्लीडिंग होती है? बिल्कुल, बेसिकली दांतों से गम से ब्लीडिंग जो है ना वो आपके फूड इम्पैक्शन से होती है। अच्छा। आपने देखा होगा कि आप अपने दांत को स्क्रैच करें तो एक वाइट सा एक लेयर होती है जिसको हम प्लाक कहते हैं। वो प्लाक जो है ना वो अगर नहीं रिमूव होता, जो कि सिर्फ ब्रशिंग से रिमूव होता है, अगर वो आप टाइम पे मत रिमूव करें उसको तो वो बिल्डअप होते होते उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वो गम के साथ अटैच रहते हैं और एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से गम्स में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लीडिंग होती है। इसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं इस प्रॉब्लम को। और ये एडल्ट पेशेंट्स में ज़्यादा होती है लेकिन बच्चों में भी देखी जा रही है आजकल और टीनेजर्स में भी देखी जा रही है। तो वजह इसकी यही है कि ये क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है। अच्छा खदीजा, ज़रा लेमैन की लैंग्वेज में बात करते हैं। एंड बड़े लोग कहते हैं कि जी सुबह उठते ही ब्रश कर लें, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, सुबह उठ के आप रिंस कर लें, बट देन यू टेक द ब्रेकफास्ट एंड देन यू ब्रश द टीथ। फिर लोग कहते हैं कि जी सोने से पहले कर लें, कुछ लोग कहते हैं कि सोने का पहले जो डिनर है उससे पहले, सोने के डिनर के बाद। व्हाट्स द प्रॉपर टाइम ऑफ ब्रशिंग योर टीथ? सो बेसिकली अगर आप ये जो लोग कहते हैं ना कि सुबह ब्रश ना करें, पहली चीज़ उसकी ये है कि अगर आपने रात को सही ब्रश किया तो आपको सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। आप नाश्ता करें, आप पहले सिर्फ अपना माउथ वॉश कर लें और उसके बाद आप नाश्ता करें और उसके बाद ब्रश करें। और हमेशा खाने और ब्रशिंग के बीच में हाफ़ एन आवर टू एन आवर का होना चाहिए टाइम। क्यों? क्योंकि जो खाना है वो उसके बाद आपका जो माउथ पीएच है ना
एसिडिक हो जाता है। एसिडिक एनवायरनमेंट दांतों के लिए अच्छा नहीं है। एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से दांतों की इरोजन होती है, दांतों को डिके प्रोन हो जाते हैं, वो ग्रिटी हो जाते हैं दांत। आपने कभी नोट किया होगा, आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बाद आपको ग्रिटीनेस फील होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आपके दांतों के ऊपर से वो प्रोटेक्टिव लेयर रिमूव हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट, क्योंकि उसके अंदर इतनी शुगर है कि वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं माउथ के अंदर। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए खाने के आधे घंटे या घंटे बाद, आप खाने के बाद रिंस कर लें अपना माउथ, लेकिन ब्रशिंग जो है वो घंटे बाद के करें। अच्छा खतीजा, मुझे ये बताएं कि हम ऐसा क्या अपनी डाइट में शामिल करें कि ओल्ड एज में भी आपके दांत मजबूत नज़र आए? ओल्ड एज या यंग एज, बेसिकली दांतों की स्ट्रेंथ जो है ना, वो वाइटमिन्स और मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिनरल्स कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं? कैल्शियम और फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ऐसे मिनरल्स हैं जो एनामल स्ट्रक्चर के अंदर जो एनामल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो बेसिक कंपोनेंट है, उसमें फास्फोरस और कैल्शियम है। अब कैल्शियम की सोर्सेज आप देख लें कि फास्फोरस और कैल्शियम की सोर्सेज ऑर्गेनिक एग्स में है, ऑर्गेनिक मीट में है, ऑर्गेनिक पोल्ट्री में। जितना हो सके ऑर्गेनिक खाना खाएं। और उसके बाद वाइटमिन्स ये है कि वाइटमिन्स फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स कौन सी हैं? वाइटमिन ए, डी, ई और के। वाइटमिन डी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइटमिन डी अगर प्रेजेंट होगी बॉडी के अंदर तो कैल्शियम और फास्फोरस भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसको आप फूड से भी कर सकते हैं और सनलाइट से भी। अच्छा खदीजा, आपने अभी इस क्वेश्चन से पहले एक चीज़ की, जब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं तो ग्रिटी हो जाते हैं दांत आपके, ऐसा लगता है कि जी वो रगड़ रहे हैं आपस में। बहुत सारे लोग जो हैं वो मेडिकल पर्पस के लिए भी और वैसे भी दे यूज़ दी माउथ फ्रेशनर्स, ठीक है, और वो जो लिक्विड होता है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग महंगा वाला भी करते हैं एंड देन सस्ता वाला भी करते हैं। तो उनका इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए? कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है, या सिर्फ ये फ़ैशन है, या उससे कितना नुकसान या कितना फ़ायदा है? अच्छा, माउथ वॉशेस में प्रेजेंट होता है फ्लोराइड, और फ्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है दांतों के लिए बिकॉज इट्स बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरिया के वो काउंट को कम रखता है और वो आपके दांतों के लिए बहुत हेल्दी है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ अल्कोहल फ्री नहीं होते हैं माउथ वॉशेस जनरली, तो अल्कोहल जो है ना वो बहुत डैमेज होंगे दांतों के लिए। इसलिए हम कभी भी किसी पेशेंट को ये नहीं कहते कि आप लॉन्ग टर्म के लिए माउथ वॉश हर रोज़ इस्तेमाल करें। अगर अल्कोहल फ्री है तो यस डेफिनेटली आप ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन जो फ्लोराइड कंटेंट है माउथ वॉशेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही है, तो वो इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, और ये तो हमने बात कर ली। अब नाउ द थिंग इज़ के हमने एज फैक्टर की भी बात की कि जी इस एज में, और ये तो बड़ा कॉमन है कि जी आप बच्चों को कहते हैं कि खुदा का वास्ता चॉकलेट ना खाओ, बट कभी ना कभी आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनमें हम ये हैबिट डलवाते भी हैं कि जी आप ऐसे ब्रश करें, बट वो जो करेक्ट वे है ब्रश करने का ऑब्वियसली वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो उनको हम किस तरीके से प्रिपेयर करें सो दैट ऐसा ना हो कि वो शुरू में तो उनको पता ना चले, लेकिन लेटर ऑन फिर बड़े होके पता चलना शुरू हो जाए कि अगर हम वो हैबिट ना करते तो फिर हम। सो बेसिकली बच्चों में ये है कि आप उनको चॉकलेट से रोक नहीं सकते। सारे आप रोकेंगे, जितना रोकेंगे वो उतना भागेंगे चॉकलेट्स के पीछे। तो आप एक स्पेसिफिक टाइम दिन में उनको दे दें कि आपने 5 to 6 o'clock आपने चॉकलेट्स जितनी खानी है खा लें, उसके बाद आपने ब्रश करना है टीथ। अच्छा, तो आप, क्योंकि आप जितना आप रोकेंगे वो बच्चे छुप के खाएंगे फिर। तो आप बच्चों को दे दें कि ये आपका टाइम है, आपने इस टाइम में चॉकलेट्स खानी है, और वो खाने के बाद उसके बाद वो अपने ब्रश कर लें दांत। अब क्लीनिंग की जहाँ तक बारी आती है, 7 years तक पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए बच्चों को क्लीनिंग में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों में मैनुअल डिक्सटेरिटी नहीं होती हाथों में। जैसे हमारे अंदर मोटर स्किल्स होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स बच्चों के डेवलप नहीं हुए होते। माँ बाप देख के छोड़ देते हैं, जाओ बेटा कर लो ब्रश। नहीं, आपको 7 years तक बच्चे को प्राउडली बताते हैं हमारा बच्चा तो खुद कर लेता है। अच्छा, इसीलिए डेंटिस्ट कहते हैं कि बच्चों के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर उनको इतनी एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही काम कर रहा है और आपके दांतों को क्लीन कर रहा है। लेकिन अगर मेरा ख्याल है कि बच्चों को मैनुअल टूथब्रशिंग भी सिखानी चाहिए, क्योंकि जो फाइन मोटर स्किल्स हैं जिन पे हम इतना फोकस करते हैं वो डेवलप होते हैं इन चीज़ों से। तो मैनुअल टूथब्रशिंग भी सिखाएं, लेकिन आप उनको इलेक्ट्रिक टूथब्रश दे दें क्योंकि उससे प्लाक रिमूव होता रहेगा, क्योंकि यही प्लाक अगर रिमूव नहीं होगा तो वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मिनरलाइज्ड फॉर्म है प्लाक की। ठीक है। अच्छा खतीजा, आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनका एज ग्रुप क्या होता है? लाइक वो उनका सीनियर होते हैं, टीनेजर होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, क्या हर तरह की हर तरह के। और ज़्यादा इशू क्या होता है? बच्चों में ज़्यादातर ट्रॉमा के इश्यूज होते हैं, गिर गए बच्चे, उनके दांतों में आगे पीछे हिल गए,
इस तरह ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को। यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने बच्चों को पहला दांत जब निकलता है तो बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेकर आना चाहिए, इसलिए नहीं कि पहले दांत में कोई प्रॉब्लम है या कोई, लेकिन इसलिए कि आप उनकी एक हैबिट डेवलप करें फॉर लाइफ के। हर 6 मंथ्स के बाद आपने डेंटिस्ट को जाकर दिखाना है अपने दांतों को। और बड़ों टीनेजर्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये औरतों के होते हैं जिनमें दांत टेढ़े फेढ़े हैं, उनको ये होता है कि हमें ब्रेसेस चाहिए या आजकल एक नई क्लियर लाइनर्स आए हुए हैं तो वो उसके लिए कंसल्टेशन। अच्छा, अगर कोई भी खातून है या कोई भी इंसान है, लाइक उसने उसके दांतों में दर्द नहीं है लेकिन कोई भी सख्त चीज़ दांतों में रखी और या फिर कोई भी चीज़ आप च्यू कर रहे हैं तो आपको एकदम से अपनी दाढ़ों में टीस महसूस हुई, आप फिर आना चाहते कि नहीं दांतों में तो दर्द नहीं है, दाढ़ों में कहाँ से दर्द आ गई, और फिर वो ख़त्म हो गई एकदम से, तो वो क्या है? उसको आपको मद्देनजर रखना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए कि अच्छा वक्ती थी, ख़त्म हो गई ना, बस ठीक है। ये जो चीज़ें रखते हैं दांत के दर्द को ख़त्म करने के लिए, आई डोंट नो, ये पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं हमारे पास। पेशेंट्स आते हैं और उनके दांतों में कोई ना कोई चीज़ पड़ी होती है, कभी निस्वार होता है कि इससे हमें सुकून मिल रहा है हमारा दर्द खत्म हो रहा है। बेसिकली वो ब्लड स्ट्रीम में जाकर आपके पेन सेंसेशंस कम कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इलाज नहीं है ये, लॉन्ग टर्म नहीं है वो, उसके लिए वही ये है टेम्परेरी इलाज है, 2-3 घंटों के लिए, 2-3 दिनों के लिए। अच्छा, लेकिन आपको दांत एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो खुद से हील नहीं करती, जैसे पेट का दर्द है खुद हील हो जाएगा, इवन कोई मस्कुलर अगर वो स्किन का प्रॉब्लम में हील हो जाता है, दांत खुद हील नहीं होते, दांत को आपको इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो खतीजा एज अ डॉक्टर आप क्या लोगों को रिकमेंड करेंगे कि कितने टाइम के बाद आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए? एवरी 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स यू नीड टू गो टू अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट ढूंढें अच्छा जिससे आपको डर ना लगे, क्योंकि जो आपका एक फर्स्ट बुरा एक्सपीरियंस होता है ना, उसके बाद से आप फॉर लाइफ आप एक डेंटल एंजाइटी डेवलप हो जाती है। तो उस चीज़ के लिए कोशिश करें कि हर 6 मंथ्स के बाद आप डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी, जिंजवाइटिस है तो पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट नहीं होगा, कोई भी चीज़ प्रोग्रेस नहीं होगी उसमें, हर चीज़ अपनी इनिशियल स्टेज पे पकड़ी जाएगी। अगर कोई कैविटी शुरू हो रही है तो डेंटिस्ट उसको डिटेक्ट कर लेंगे, उसको रिमूव कर देंगे वहीं से ही, बजाय कि वो प्रोग्रेस करे और वो फिर ऐसी कंडीशन हो जाए कि फिर आपका दांत बच भी ना सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर खतीजा, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। तो भाई अपने दांतों को भी सीरियस ले लें और एक्सपेरिमेंट ना करें, और ख़ास तौर पे वो वाला एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल ना करें कि जी फला चीज़ रख लें तो दर्द कम हो जाएगा, तो उसके बाद आप आंखें बंद करके सो जाए। नो, अच्छा, नहीं ऐसे नहीं होता, आपके बिल्कुल आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और आपको विजिट करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि भाई दर्द कहाँ से उठ रहा है, और वो ज़्यादा मसला हो, इससे बेहतर है कि आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाए बजाय इसके कि आप खुद डॉक्टर बने। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि NED यूनिवर्सिटी के शोबा ह्यूमन रोबोटिक के माहिरीन ने 7000 किलोमीटर के फासले से रोबोटिक सर्जरी का कामयाब तजुर्बा करके दिखाया है। हज़ारों किलोमीटर दूर भेजे जाने वाले रोबोटिक को सर्जन ना सिर्फ कंट्रोल कर सकता है बल्कि सर्जरी की परफॉर्मेंस को महसूस भी कर सकता है। अब ये जदीद टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कराची से मुदस्सिर नज़ीर की खुसूसी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रियाजुद्दीन है, मैं NED यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। इसके साथ साथ मैं डायरेक्टर हूँ हैप्टिक्स ह्यूमन रोबोटिक्स एंड कंडीशन मॉनिटरिंग लैब, जो कि नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की एक एफिलिएटेड लैब है। जो लैब है कराची NED यूनिवर्सिटी के अंदर हैप्टिक्स ह्यूमन रोबोटिक्स, रिसेंटली हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है जिसमें हमने 7000 किलोमीटर दूर एक रोबोट को कंट्रोल किया है, जो कि कराची से इंसब्रुक यूरोप में हमने वहाँ पे रोबोट को कंट्रोल किया, और उस रोबोट को ना सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि वो रोबोट जिस चीज़ को जो काम परफॉर्म कर रहा है वो हम यहाँ पे फील करने के भी काबिल हुए हैं। अच्छा, ये जो टेली रोबोटिक्स कहलाता है, ये फिनोमेना जब आप किसी रोबोट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, और इसकी बेलातादाद एप्लीकेशंस हैं, जैसे अंडर वाटर हो गई, स्पेस एक्सप्लोरेशन में हो गई, सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर में अगर हम बात करें तो टेली सर्जरी हो गई कि एक रोबोट को आप किसी भी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के थ्रू ह्यूमन के किसी भी पार्ट को अगर आपने सर्जरी करनी और वो पार्ट बहुत कम से कम ह्यूमन की बॉडी को नुकसान पहुँचा के आप चाहते हैं कि वो सर्जरी कंप्लीट करें, तो आप रोबोट को भेज सकते हैं, और सर्जन जो कि बाहर बैठा हुआ है थ्रू वीडियो स्क्रीन उसके सारे फिनोमेना को देख के वो सर्जरी अपनी कंप्लीट कर सकता है। तो इसके अंदर अगर हम फीलिंग का आंसर डाल दें, फीलिंग से मुराद ये है कि जब रोबोट किसी भी बॉडी के पार्ट को छू रहा है और वो दूसरी जानिब जहां डॉक्टर जो उसको ऑपरेट कर रहा है अगर वो उसको फील कर सकता है, तो वो सर्जरी बहुत ज़्यादा उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत शॉर्ट टाइम में अगर आप ये जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस सर्जन कहीं पहुंच नहीं सकता, तो आपने रोबोट वहाँ पे अवेलेबल हैं, उसको आप उस जगह पे जहाँ पे सर्जन मौजूद है किसी दूसरे ज्योग्राफिकल रीजन में, तो आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है 2 बड़े आज़म, 2 कंट्री और 2 सिटीज़ के दरमियान।
लॉन्ग डिस्टेंस टेली ऑपरेशन या टेली रोबोटिक्स का मकसद ये है कि अगर एक पेशेंट समझ लें दूसरे सैयारे पे, मरीख पे या चांद पे, तो आप यहाँ से वहाँ पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आपको उसकी कोई स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। हमारी लैब एक एल्गोरिथम डेवलप कर चुकी है और बल्कि उसको काफ़ी साल हो चुके हैं कि जिससे आप दूसरे सैयारों पे सैटेलाइट में डिफरेंट एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए, और जैसे आजकल आप सुनते हैं कि ह्यूमन लाइफ्स के सर्वाइवल के लिए हम दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो टेली रोबोटिक्स वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे आप अनमैन्ड व्हीकल भेज रहे हैं तो वो अपने काम खुद करे, कोई ड्रिलिंग और दूसरे टास्क भी परफॉर्म करे। इवन के हेल्थ केयर में भी आगे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नॉलेज इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान इसमें काफ़ी सारा पिछले कई सालों में बहुत आगे गया है इसमें ना, बल्कि इवन के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे अभी हमने ये जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो सोचें हमने ये यूरोप से कोलैबोरेशन के साथ किया है, तो हम काफ़ी जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, उनसे इस तरह की टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। और इसकी काफ़ी सारी और एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे एक तो आप रोबोट को भेजते हैं, दूसरे नंबर पे आप ये कर सकते हैं कि जो वर्चुअल इन्वायरमेंट कोई ट्रेनिंग पर्पस के लिए, आपने सुने होंगे फ्लाइट सिमुलेटर हो गए, मिलिट्री ट्रेनिंग हो गई, इवन कि डेंटिस्ट्री में कोई क्या कहते हैं कोई इन्फ्यूजन आप लगा रहे हैं मसूड़ों में, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं जिसमें कि कोई सर्जरी को आप ट्रेन करना चाह रहे हैं डॉक्टर्स को, रादर देन कि उनके हाथ में आप डायरेक्ट कोई लाइफ पेशेंट दें और उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालें, तो आप वो तमाम सिमुलेशन आप इसके थ्रू कर सकते हैं और वो फील कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते वक्त उसकी परफॉर्मेंस किस तरह इंप्रूव हो जाती है सिर्फ फीलिंग ऐड करने से। बहुत ज़्यादा डेलिकेट सर्जरी माइक्रो लेवल की नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे लॉन्ग डिस्टेंस में उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। जैसे आप आई की सर्जरी कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास लेयर्स छोटी होती हैं, मगर कोई बड़ा ऑर्गन है जिसके अंदर आपने कोई फॉर एग्जांपल ट्यूमर रिमूव करना है तो वो सर्जरी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि उसके अंदर आपने एक पार्ट को रिमूव करना। चलें जी, जरा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि सर्दी आने से दिल के मरीजों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। लाहौर में दिल का अस्पताल मरीजों से भर चुका है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन के मुताबिक सर्दी में दिल की शरियानें सिकुड़ जाने से दिल की तकलीफ के जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। स्मोक भी मरीज बढ़ा रहा है, यानी स्मोक से जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में ज़्यादा इजाफा हो रहा है। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। क्या कह रहे थे वो अपने इस इंटरव्यू में, आ जाएं आपको दिखाते भी हैं, सुनवाते भी हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के दादो शुमार के मुताबिक गर्मियों में हमारे तकरीबन मरीज 800-900 के एवरेज में चल रहे होते हैं इमरजेंसी में रोजाना के बहस में, और सर्दियों में जब जिस दिन बहुत ज़्यादा ठंड रही है उस दिन हमारा जो मैक्सिमम फिगर टेन हमने किया था वो एक दिन का 1400 मरीज थे। अगर आप इस 1400 मरीज को समझना चाहें कि इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब है कि हर मिनट एक मरीज नया अंदर आ रहा था अस्पताल में। ठंड को उसकी इज्जत देना लाजमी है, बिल्कुल जिस तरह से गर्मी को उसकी इज्जत, क्योंकि वो डिहाइड्रेट कर देती है आपको। ये ठंड जो है ये आपकी और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेती है, शरियानें श्रिंक कर जाती हैं। वो श्रिंक क्यों करती हैं? क्योंकि वो सेंट्रल एरिया में सप्लाई को इम्प्रूव कर रही होती है। कि सेंट्रल एरिया का मतलब ये ऊपर का हिस्सा और दिमाग का हिस्सा। एक, हम लोग गर्म कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, जिसको भी कहना या सीना बंद पहन लो, आजकल का मौसम बेएतबार है, और नहीं सर कुछ भी गर्मी नहीं। वो जब हिट करता है देन सडनली हिट हिट्स यू। आप दोपहर के वक्त जाएंगे तो शायद इतनी गर्म नहीं होगा, लेकिन यकलक जैसी सूरज गुरूब होने पे आएगा एकदम जोर से ठंड आती है, और अगर आपके पास प्रॉपर कपड़े नहीं है तो वो ठंड जो है आपके सीने को हिट करती है। दूसरी एक चीज़ हमारी खुराक की आदत है। जैसी सर्दियों के दिन आते हैं ना, हम लोग ज़्यादा मुरगन खुराकों की तरफ मूव कर जाते हैं। हम लोग ज़्यादा हमारे इलाकों में शादी ब्याह के काम ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। मुरगन खुराक शुगर गड़बड़ कर गई, मुरगन खुराक बढ़ी, नमक बढ़ा, ब्लड प्रेशर गड़बड़ कर गया, साथ साथ खून की चर्बी कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ कर गई। और फिर क्योंकि ये उस किस्म की महफिलें होती हैं, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली तंबाकू का इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। तो ये वो सारे एलिमेंट्स फिर मिल बैठना शुरू होते हैं। सर्दियों में एक और चीज़ जो हमें हिट करती है वो हमारा पसीना वो कम हो जाता है। तो जो हम पानी पीते हैं, जो हम एक्सरसाइज के फॉर्म में पसीने से पानी ज़ाया कर रहे होते हैं, वो कम हो जाता है। आजकल की हवा के अंदर एक स्मॉग एलिमेंट भी है जिससे भी लोगों को रिएक्शन आता है। इस वक्त शाम के वक्त एक मरीज मेरे पास अस्पताल में रात को 10-11 बजे आते हैं और उनको सांस उनका उखड़ा होता है, और उनसे जब पूछते हैं कि जी आपको क्या पुरानी दमे की तकलीफ है, तो कहते नहीं जी कभी नहीं हुई, ये आजकल में कुछ होनी शुरू हुई है।
और जब पूछते हैं काम क्या करते, तो जाहिर है कोई रिक्शा ड्राइवर है, कुछ है जिनका एक्सपोजर एयर का बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को शौक होता है, कई कुछ बुजुर्ग हैं हमारे, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो सुबह की वक्त अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो मुनासिब है कि आजकल वॉक ज़रूर करें, लेकिन मास्क पहन लें। सर्दी में बाहर निकल रहे हैं, प्रॉपर कपड़े पहने, बंद कपड़े पहने, आप टोपी का इस्तेमाल करें। फैशन एक अपनी जगह पे, सेहत एक अपनी जगह पे, कि हम लोग मुरगर खुराक पे चले जाते हैं, उससे बाज आए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं क्या हूं। और एक बहुत सिंपल टेस्ट है जिसपे ना होने वाले पैसे खर्च होते हैं। वजन चेक करें अपना, अगर आपका वजूद बढ़ रहा है तो इसका मतलब है अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आप। वजूद को पहली बात बढ़ना नहीं चाहिए, और अगर आपका वजूद भारी है तो उसको आपने नीचे लेके आना है। वो आपने सुना है ना गाना, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, तो यही हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। काली जुबान काम कर गई। वाह, अभी ब्रेक पर जाने से पहले क्या कहा था कि हो सकता है, तो हो सकता। अरे भाई एविडेंट था, मतलब कि आखिरी दिन भी नहीं, आपके पास 2 दिन थे और 2 दिन में 23 रन 25 रन ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो जो नहीं हो सकता था वो हो गया। पाकिस्तान 3-0 से हारने जा रहा है जी, अब सिर्फ 6 रन रह गए हैं और इंग्लैंड ने कमाल किया है। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि इंग्लैंड की ये टेस्ट टीम आई थी, लग रहा है T20 आई थी। इवन अगर आप बैट्समैन बाय बैट्समैन स्ट्राइक रेट देखें, ऐसे कौन खेलता है टेस्ट? तो इंग्लैंड वालों को बिठा के पूछने का है, भाई आप हमसे 92 का बदला ले रहे हैं क्या? मतलब कि पहले आपने हमें हमारी ज़मीन पे आके 4-3 से हराया, उसके बाद आपने हमें वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया, और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ कोई ऐसे भी हराता है 3-0। मतलब कि आप इस वक्त बेन डकेट का स्ट्राइक रेट देखें, ये टेस्ट मैच खेलने भाई साहब 104, बेन स्टोक्स 78, मतलब और हमारे स्ट्राइक रेट देखें, इतने अच्छे स्ट्राइक रेट थे हमारे कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हम जो है वो ऊपर, हम 100 से ऊपर नहीं जा। अरे सर, अब आप सोचे ना महक कि ऐसे में हम कैसे जीतेंगे और कैसे मामलात हमारे हल होंगे। वैसे देखिए, वो हमने जो प्रोग्राम के आगाज में एक बात की थी ना, स्ट्रेटेजी वाली, माइंडसेट वाली, कि आपका माइंड ही नहीं है, आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, आप बिना प्लानिंग के ग्राउंड में उतर जाते हैं, ना ही आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के मूड में होते हैं। पता है क्या है हमारा प्लान? है कुदरत का निजाम। कुदरत का निजाम के दिन होती है, रात होती है, बारिश हो जाती है, धूप भी आ जाती है, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन भैया अपने निजाम पे भी तो थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। यानी जो मिस मैनेजमेंट हम हमेशा खेल में देखते हैं, उसको देखने की बड़ी जरूरत है फैसल। और हमें अच्छा नहीं लगता कि हम यहाँ पे बैठ के जब अपने खिलाड़ियों को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन क्या करें, वो काम ही ऐसा करते हैं। Who are we to criticize? हम तो क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहे, हम तो जो हुआ वो बता रहे हैं। और वो हुआ ये है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम अपनी सॉइल पे क्लीन स्वीप हो जाए, और हम यही होने जा रहे हैं। अदील अजहर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, एंड वेलकम टू द शो। 2 रन अब चाहिए और हम ये 3-0 से हम क्लीन स्वीप हो गए हैं। सर, किस किस की बद्दुआएं लगी होंगी, और पता नहीं कि कौन जो है वो बेचारा दिल टूटा हुआ प्लेयर बैठा होगा, अपनी जगह का इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन हमारे वाले जगह छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है बिल्कुल भी। फैसल, देखिए, दिल जब भी टीम सेलेक्ट होती है, किसी ना किसी का जरूर टूट रहे होते हैं, किसी ना किसी के दिल से आह निकलती है। ये कोई अभी की बात नहीं है, ये तो हमेशा से, जब भी कोई क्रिकेट खेला और उसकी अगर सिलेक्शन ना हो पाती हो तो फिर वो इसी एहसासात से ही गुजरता है। लेकिन आई थिंक वो अंग्रेजी में एक टर्म यूज करते हैं ना, मोमेंट ऑफ रेकनिंग। आई मीन, आई थिंक ये एक ऐसा वक्त आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हमको जरा सोचना पड़ेगा। रमीज राजा साहब, मुझे नहीं पता कितने दिन वो और रह गए हैं, क्या सिलसिला है, क्या हो रहा है पाकिस्तान की सियासत। खैर, जिन हालात में क्रिकेट बोर्ड की प्रेसिडेंसी या चेयरमैनशिप हमारा लास्ट कंसर्न होना चाहिए, लेकिन रमीज राजा को खुदा के लिए जस्ट वेक अप। कोई चीजें पाकिस्तान ओके, सलील भाई, अपडेट ये है कि सर इंग्लैंड ने तीसरा टेस्ट मैच भी जीत लिया है और 3-0 से हम हो गए हैं वाइट वॉश। पाकिस्तान टीम पहली बार होम ग्राउंड पे क्लीन स्वीप हुई है। इंग्लैंड ने टेस्ट भी जीता, सीरीज भी जीती, हमें कर दिया वाइट वॉश। कराची टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। अब्दुल्ला शफीक गए, शान मसूद गए, अजहर अली आखिरी टेस्ट मैच था जी, और अजहर अली अपना आखिरी टेस्ट मैच भी यादगार ना बना पाए, और उसके बाद बाबर और शकील ने कुछ मजामत की। लेकिन अगेन सवाल खड़े होंगे अब मोहम्मद रिजवान पे। आगे न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है, क्या रिजवान को कंटिन्यू कराया जाएगा? तो हमारे साथ हुजैफा जो हैं हमारे नुमाइंदे, वो ज्वाइन कर चुके हैं। अदील भाई तो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हुजैफा, मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा, कितने लोग आए थे आज का टेस्ट मैच देखने बामी आर्मी के अलावा?
देखें, ऑब्वियसली फैसल, जब आपकी परफॉर्मेंस 2-0 थी तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कराची में बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, फिर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और इन चीज़ों के मसले मसाइल थे लोगों को स्टेडियम पहुंचने में। आज भी फिर भी कोई 1000, 1500, 2000 लोग फिर भी 55 रन का मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे थे। लोग फिर भी अपनी टीम को और सामने वाली टीम को भी बैक कर रहे हैं, लेकिन ये फैंस जो है इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। इस तरह के क्रिकेट देखने के लिए यहाँ नहीं आते जिस तरह की क्रिकेट पिछले 4 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेली, आसान मौकों पर जहां पे पाकिस्तान टीम डोमिनेट कर सकता था। शान मसूद क्या कर रहे थे? मतलब कि एक होता है एग्रेसिव खेलना और एक होता है समझ में नहीं आना कि हम क्या कर रहे हैं। तो प्लीज टॉक अस थ्रू सर। अच्छा देखिए, फहीम वाकई टीम में क्यों आए थे मुझे नहीं पता। आपको पता है फहीम ने हमसे कुछ अर्सा पहले कुछ अहम मुलाकातें भी की थी, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स वायरल हुई भी थी। क्या वो वजह है जिसकी वजह से टीम में आउट ऑफ नोवेयर वापस आ गए थे? अच्छा, टीम में वापस आ भी गए तो भाई उनका फिर कुछ करना भी है। पहली इनिंग में फहीम ने सिर्फ 1 ओवर कराया। शायद आपकी नॉलेज में, मैं तो कहता हूँ अब तो पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिटिक्स ओपन सीक्रेट होती है, फहीम और बाबर की आपस में कोई खास बनती भी नहीं है। तो क्या बाबर ने उनको टीम में आ जाने के बावजूद क्या बदला लेने के लिए उनसे कोई भी काम नहीं करवाया? बहरहाल उनसे ओवर्स करवा भी देते तो फहीम क्या करते मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। देखिए, फैसल समझनी पड़ेगी ये बात। ये जो कुछ हुआ है ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। दिस वाज कल्मिनेटिंग। ये एक स्नोबॉल होता है ना, ये इफेक्ट तब से था। पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, एक्सेप्ट फॉर दो स्पाइक्स जो कि हमें एक दो आ जाते हैं, वर्ल्ड कप में कोई हम फाइनल में पहुंच गए, किस तरह पहुंचे हैं, वी ऑल नो वेल अबाउट दैट। अगर वो नेदरलैंड्स और वो साउथ अफ्रीका वाला मिरेकल ना होता तो फिर तो हमारे पास कुछ दिखाने को भी नहीं था। ये पाकिस्तान की कोचिंग है, पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम थिंक टैंक है, पाकिस्तान की ये जो रबर स्टैम्प सिलेक्शन कमेटी है, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के ऑन फील्ड डिसीजन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बाद में प्रेस में आके पता नहीं अजीब व गरीब क्या बातें बाबर कर रहे होते हैं। आम मौकों पे खुद सामने आते भी नहीं है, छोटे प्लेयर्स को, जूनियर प्लेयर्स को वो भेज देते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये रमीज राजा साहब अपने यूट्यूब चैनल पे बड़ी बड़ी बातें करते थे, इनसे अपने शोज में बुला के हम जब बातें करते हैं, चाहे वो चीफ सेलेक्टर साहब हो, कोई भी हो, अजीब एरोगेंट इनकी लैंग्वेज होती है। मीडिया को इस तरह समझते हैं जैसे पता नहीं अपने दुश्मन के सामने आकर बैठ गए हैं। जब उनकी बातों को क्रिटिसाइज करवाया जाए, आपके 2 टॉप प्लेयर्स कायदे आजम ट्रॉफी के, सऊद शकीर और अबरार, इस सीरीज में इन दोनों के अलावा चला कौन है आप ये बताइए। फिर भी आप जो है वो 3-4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने वाले खिलाड़ियों से डेब्यू करवा देते हैं। एक्सपोज हो गए आगे आपके सामने, जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनको खिलाया नहीं जा रहा। रिजवान के इतने बड़े खिलाड़ी हो गए कि टीम का जो बैटिंग कोच है वो ये बोलता है कि रिजवान मेरी डोमेन में नहीं आते। यार अचीव क्या किया रिजवान ने, आप मुझे ये बताइए। नेक अच्छी बातें कर रहे हैं, वो सारी चीजें। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैं गुस्सा कर रहा हूँ बिकॉज कहीं तो आपका गुस्सा करना बनता है भाई। हम इतना प्यार करते हैं अपनी टीम से, हमारी टीम क्या करिए किसी स्ट्रेटेजी के बिना ही मैदान में उतर के खेल रही होती है। हम एक सिंगल स्पोर्ट नेशन है, हमारी कहना चाहिए हमारी सोच का महवर जो है वो सिर्फ एक क्रिकेट है। एक मुश्किल हालात में जहाँ पे मुल्क मुश्किल टाइम से गुजर रहा हो, हम सिर्फ क्रिकेट टीम की तरफ देख रहे होते हैं कि हमारे लिए अच्छी खबरें लेकर आएगी। अपने मुल्क में आके आप व्हाइट वॉश हो जाते हैं। किस तरह चारों शाने चित किया है अपनी स्ट्रैटेजी के लिहाज से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को। दे हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया। मैं तो कहता हूँ ये जो बातें हम करते हैं ना कि जी डेड ट्रैक ना बनाएं, कि हमारी टीम इस काबिल ही नहीं है कि वो डेड ट्रैक के अलावा किसी और ट्रैक में खेल सके। जहां बॉल थोड़ी सी स्पिन होनी शुरू होती है, सीम होनी शुरू होती है, ये रिजवान साहब विकेट फेंक के चले जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक को लिया, शान मसूद, अल्लाह का शुक्र करो तुम्हें चांस मिला है। किसने तुम्हें कहा है बार बार रिवर्स स्विंग खेलो, रिवर्स स्वीप खेलो। और सबसे मजेदार बात, उस पर हमारे टीम के जो कोच साहब हैं वो ये बोलते हैं कि खिलाड़ी अगर अपनी इंटेंट शो करके आउट हो रहा है तो मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम सो हार्ट ब्रोकन राइट नाउ। आई मीन ये सिटाडेल हुआ करता था कराची नेशनल स्टेडियम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। पहले हम 2000 में हारे, फिर 2007 में हम हारे, अब हम दोबारा इंग्लैंड से दूसरा टेस्ट यहाँ पर हारे। आई मीन जो बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान टीम इज टचिंग रॉक बॉटम। खुदा के लिए जाग जाएं, खुदा के लिए कुछ करें, वरना क्या होगा, लोग फॉलो करना छोड़ देंगे। क्राउड फिर मैच देखने क्यों आएगी? क्यों बुरा भला कहा जाता है कराची की क्राउड को यार कि लोग मैच देखने नहीं आ रहे हैं यार। ऐसे मैच देखने आएगा कोई यार?
एग्जैक्टली अदील भाई। अच्छा, मैं ज़रा हुज़ैफ़ा से भी बात करना चाहूँगा। अभी हुज़ैफ़ा, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने ये वाली साउथ अफ्रीका को हटा के जो 2 दिन में ख़त्म हो गया, लेकिन इससे पहले वेस्ट इंडीज़ का उन्होंने भी कबाड़ा निकाला, मार मार के जो है उन्होंने दुब्बा बना दिया। आप इधर देख लेना, इंडिया बांग्लादेश जो चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने 657, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, उन्होंने बांग्लादेश को बना दिए। बांग्लादेश ने आके उसको चेस करने की कोशिश भी की। इस वक्त टेस्ट क्रिकेट बदलती जा रही है, ओडीआई तब्दील हो चुकी है, T20 के तो क्या ही कहने। हुज़ैफ़ा, आप क्लोजली मॉनिटर करते हैं टीम्स को, आपको नहीं लगता ऐसा कि पाकिस्तान टीम पसंद करती है अपने शेल में रह के खेलना कि जी 140 कर लूँ, 137 कर लूँ T20 में, और उसके बाद मैं अपने बॉलर से फंसा लूँ? आप देखें ना, आप बताएं अपने आंखों देखा हाल कि इंग्लैंड की एग्रेसिव क्रिकेट आपने वहाँ बैठ के देखी है, कैसा फील किया आपने? देखिए फैसल, सबसे पहले तो बड़ा मसला ये है कि हमें यही नहीं पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। पाकिस्तान टीम को अगर हम अर्ली 2000 में देखें तो हमारी स्ट्रेंथ ये होती थी कि हम अपनी होम कंडीशन पे स्पिनर्स और बैटर्स, यानी दानिश कनेरिया होते थे या फिर दूसरे स्पिनर्स होते थे, शाहिद भाई होते थे, या जब हम यूएई जाते थे तो सईद, अजमल, अब्दुल रहमान, हम अपने स्पिनर से आउट करते थे और हमारे बैटर जो है वो लंबी इनिंग्स खेलते थे। यहाँ पर क्या मसला आ रहा है, पिछली सीरीज हो ऑस्ट्रेलिया की या ये सीरीज हो, पाकिस्तान को यही नहीं पता कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। कभी वो फ्लैट ट्रैक इसलिए बनाते हैं ताकि हम किसी ना किसी तरीके से शिकस्त से बच जाएं। बस पाकिस्तान टीम का यही कोशिश है कि हम हारे ना। जो पहले दिन ट्रैक बनाया गया, यानी पहला पिंडी का जो मैच था, उस ट्रैक का सिर्फ यही मकसद था कि किसी ना किसी तरह बड़ा स्कोर लग जाए और ये मैच ड्रॉ की तरफ चला जाए और हम जो है वो हारने से बच जाएं ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे कुछ पॉइंट्स हो जाएं। लेकिन उसके बाद जो आपने इंटेंट की बात की, इंग्लैंड पहले दिन से, बेन स्टोक्स हो या कोई भी खिलाड़ी हो, उनका यही कहना था हमें हारने से फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ यहाँ पे जीतने आए। ये उन्होंने पहले टेस्ट में दिखाया। एक अनऑर्थोडॉक्स डिसीजन बेन स्टोक्स ने लिया और पाकिस्तान को खेलने का मौका दिया जहां हो सकता है पाकिस्तान जीत भी सकता था, लेकिन यही इंटेंट होता है, ये पॉजिटिव इंटेंट होता है। तो पॉजिटिव इंटेंट और इसमें जो हम अहमकाना हरकतें कर रहे थे, यहाँ पे गलत शॉट खेलकर आउट होते थे, जबकि जितनी दफा हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से पूछा तो उनका कहना था कि हम अपने तरीके की क्रिकेट खेलते हैं और वही खेलते रहेंगे। लेकिन आई डोंट नो कि अपने तरीके की जो क्रिकेट है ना, वो ऐसी क्रिकेट है कि किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि हमने इसमें 4 सेंचुरियां देखी भाई इंग्लैंड की तरफ से, और क्या कमाल ये लोग खेले हैं। अच्छा आदिल, आप मुझे ये बताएं, हमने देखा कि जी अब जो हम, मुझे ये लगता है पर्सनली कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने सोच लिया कि हमने सिर्फ T20 तर्ज की क्रिकेट खेलनी है, पैसा उसमें ज़्यादा है, बस वो वाला फॉर्मेट अब उनके दिमागों में बैठ चुका है और शायद अब हमारे खिलाड़ी बन गए हैं T20 की क्रिकेट खेलने के लिए। देखिए, अगर अल्लाह करे हमारे खिलाड़ी, मैं तो अब दुआ करता हूँ ये T20 के क्रिकेटर ही बन जाएंगे, कम से कम T20 की तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं ना। अब बेन डैकेट जिस तरह की इनिंग्स खेल के गया है इस पूरी सीरीज में, हैरी ब्रूक जिस तरह की इनिंग खेल के गया है, ये बाय डेफिनेशन बहुत अग्रेसिव प्लेयर हैं, ये T20 के मिजाज के प्लेयर हैं। हमारे पास देखिए ये तमाम बातें जो है ना, मैं एक ज़ाहिर है T20 यस उसमें बहुत अट्रैक्शन है, सब कुछ है। अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी है तो फिर बंद करने यार, नहीं खेलना टेस्ट क्रिकेट, हम सिर्फ T20 क्रिकेट खेला करेंगे। क्लैरिफाई कर देना हमारी एक्सपेक्टेशंस, आप क्लियरली बता दें, हम अपने एक्सपेक्टेशन सेट कर लेंगे कि यार टेस्ट हमारा फॉर्मेट नहीं है यार। देखें, बहुत सिंपल सी बात है, मेरा ये ख्याल है कि आपको एक तो नंबर 1 ये सकलैन भाई अब नहीं चलने, ये ठीक है, जितनी ये कोच का मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा थे, ये आपको शायद ये भी पता, इनका इस वक्त ज्यादा मिजाज कुछ एक रियल स्टेट वगैरह की तरफ भी है। ये जरा उन कामों में लग जाए, अपनी मोटिवेशनल टॉक करते रहें, खुदा के लिए किसी गोरे को लेकर आए, एक अच्छा कोच लेकर आए। अच्छा खासा मिकी आर्थर चल रहा था, अच्छा खासा हमारा टीम का एक सिलसिला चल रहा था 2018 तक, पता नहीं किसको क्या मसला 2019 तक क्या मसले हुए थे किसी को कि यार मिकी आर्थर को भी फारिग करें। वो उसमें आग थी टैलेंट की, वो देख कर लाता था लड़का कि यार इसमें टैलेंट है, इसको लेकर आओ। कितने खिलाड़ी मिकी आपको देकर गया है, आपने सिर्फ इस वजह से हटा दिया, आपको मिसबाह उल हक को लेकर आना था। जी क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्रिकेट कमेटी का बंदा ला के आपने जो है उसको कोच बना दिया, हर चीज उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आपने सियाह सफेद का मालिक बना दिया। और मिसबाह के जाने के बाद किसको, आपने बाबर को दे दिया। यार बाबर की अपने क्रेडेंशियल, बेहतरीन बल्लेबाज, दुनिया का टॉप प्लेयर था, तबाह कर रहे हैं करियर हम उसका, उसको कप्तानी पकड़ा के ऑल फॉल बातें करेगा अभी वो प्रेस में आके, ये हो गया, हम पॉजिटिव से सीखेंगे। क्या पॉजिटिव है यार तुम्हारा इस सीरीज में यार, वो अबरार क्या, आई मीन सीरियसली यार, मैं तो आई एम सॉरी टू से, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड विद दिस क्रिकेट बोर्ड राइट नाउ, विद दिस क्रिकेट मैनेजमेंट। मैं ये सोच के आज सुबह जब बेदार हुआ था, मुझे ये हो रहा था कि अपने होम ग्राउंड में यार आप जो है वो इंग्लैंड के हाथों क्लीन स्वीप हो रहे हैं। ये तो दाग बाबर के ऐसे लग गया है कप्तानी के ऊपर, अगर अब भी उसकी कप्तानी
बच जाती है ना यार, फिर तो आई थिंक देयर इज नो होप सीरियस। अच्छा आदिल, इस हालात में तीनों फॉर्मेट के लिए 3 अलग-अलग अब टीमें बनानी चाहिए। अब हालात मुझे लगता है ये हो गए, शायद इसी तरह से बेहतरी है। आपको क्या लग रहा है? देखिए अभी तो सबसे पहले न्यूजीलैंड आपकी आ रही है, अगले एक हफ्ते बाद ये टीम है पाकिस्तान की टेस्ट टीम एक बार फिर से एक्शन में होगी, न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर। और देखिए इंग्लैंड जो है ना वो दुनिया को बता कर चला गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलना कैसे, जरा सा आप अग्रेशन शो करेंगे और ये पाकिस्तान की टीम जो है ना ये डरपोक बिल्ली की तरह सहन के कोने पे साइड पे हो जाएगी और आपको जिस तरह मैच को लेकर चलना है आप लेकर जाएं। वो अपने साथ स्पिनर्स भी 2 लेकर आ रहे हैं, आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाया, आपके पास सिर्फ एक स्पिनर है इस वक्त अबरार, जो कि शायद आज से 2 हफ्ते पहले उसकी कोई जानता भी हार्डली उसको नहीं था सिवाय उनके जो क्रिकेट को रेगुलरली फॉलो करते थे। अब वो 2 स्पिनर इस सोच और सेक्टर अपने लेकर आ रहे हैं, आप स्पिनिंग ट्रैक भी नहीं बना सकते, आपको वही मरियल से डेड ट्रैक बनाने पड़ेंगे। हुज़ैफा ने सीखा है डिफेंसिव अप्रोच के, बस मैच नहीं हारे किसी ना किसी तरह। देखिए हमें एक पॉलिसी रीसेट चाहिए, इस न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद एक PSL का ब्रेक आने वाला है, खुदा के लिए उसमें कुछ सोचिए, कुछ करें, ये इस थिंक टैंक को फारिग करें, सिलेक्शन कमेटी को फारिग करें। टाइम विल टेल आदिल भाई, ओनली टाइम विल टेल कि कौन फारिग होता है कौन फारिग नहीं होता, या फिर कुदरत के निज़ाम चलता रहता है। आपका बहुत शुक्रिया हुज़ैफा, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने ताहिरास्त ये मनाजिर देखे हैं, कौन से मनाजिर जी? सैड डेज फॉर पाकिस्तान के, जब हमने तारीख में पहली मरतबा अपने होम ग्राउंड पे हम क्लीन स्वीप हो गए। इट्स हार्ड टू स्वेल, हार्ड। चले जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब हम कल आपसे मुलाकात करेंगे, कल बातें करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।